हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सो पहली चीज़ ये आती है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली होता क्या है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। छोटी क्लासेस में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी, जिसमें से पहली है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, only converted from one form to another form. दूसरा, the total energy of the universe remains constant. एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और जो यूनिवर्स की जो ओवरऑल टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कट ऑफ फ्रॉम अदर, अकेला, जैसे किसी से कोई मतलब ना हो। आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व्ड होती है, लेकिन उसे हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हमने इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी। बड़े होने के बाद when we are going to prepare for JEE and NEET, इन्हीं सारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सम अप करके एक कलेक्टिव नाम दिया गया, और वो नाम क्या था? वो नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? लेकिन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और भी बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? देखो, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन आती है एंड दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में, उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है हीट गिवन टू द सिस्टम। जो हीट सिस्टम को दी जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। कितना काम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पर किया जा रहा है। मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया आपका, और इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो यहां पर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ानी है। अब किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला ये, आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दो। दूसरा, आप इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई वर्क कर दो। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। पहला, आप उसको हीट दे दो। दूसरा, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई वर्क कर दो। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिसे ज़रूरत है, जिसे मतलब आपको उसकी मदद करनी है, तो मदद करने का दो तरीका है। या तो आप उसे फाइनेंशियली हेल्प कर दो, ठीक है, पैसे देके। दूसरा तरीका ये है कि उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसका वो काम कर दो। समझ में आया? तो उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। तो अगर मैं इसको स्मॉल चेंज के टर्म्स में लिखूं या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर मैं बात करती हूं इंटरनल एनर्जी की, तो पहली चीज तो ये है कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं और यू से भी। कई किताबों में इंटरनल एनर्जी को ई से डिनोट किया गया है और कई किताबों में इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट किया गया है। तो दोनों ही सही है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है? तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? मोशन की वजह से। सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। प्लस तीसरा आता है इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो इन तीन एनर्जी का सम होती है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, और तीसरा है इंटरनल एनर्जी। और भी बहुत सारी एनर्जीज होती है, जैसे हो गया आपका साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बट अभी यहाँ पर हम बड़ी बड़ी एनर्जीज की बात कर रहे हैं।
क्लियर हो गया। मान लो कोई सिस्टम है वो रेस्ट पर है, तो अगर कोई सिस्टम रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और अगर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी के। अगर सिस्टम रेस्ट पर है और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन द सेंस वहां पे कोई फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और उस केस में टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी के। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इंटरनल एनर्जी को और जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली होता क्या है। ध्यान से सुनना, इस पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग E और U दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है आपको। अब इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है जो अंदर की एनर्जी होती है। अंदर की एनर्जी इन द सेंस इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई सिस्टम है, ठीक है, ये आपका कोई सिस्टम है और सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। क्लियर हुआ। कहने का मतलब है अगर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के पास मास है, अगर किसी भी चीज़ के पास मास है तो उसके पास इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली होगी। क्लियर हुआ। अब मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब मोशन है इसमें। तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो मैंने अगर कोई मार्कर लिया है, जो डिजिटल पेन है मेरे पास, ठीक है, ये डिजिटल पेन को मैं कंसिडर कर रही हूँ। अगर ये पूरा डिजिटल पेन मूव कर रहा है इधर से उधर, तो इसको मैं कहूँगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये जो आपका डिजिटल पेन है इसके अंदर बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक मॉलिक्यूल को उठाऊं और मैं उसमें मोशन करवा रही हूं, तो इसका मतलब हम किसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब देखो, इंटरनल एनर्जी को या तो मैं U लिखूँ या तो E लिखूँ, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी और इधर भी। तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। प्लस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बॉयज़ को जनरली पता होगा, जब आप लोग ट्रिमर यूज़ करते हो तो उसमें जो वाइब्रेशन होती है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करूँ तो इसमें जो वाइब्रेशन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और किसकी, मॉलिक्यूल्स की। तीसरा आपका आता है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे, मान लो मेरे पास O2 है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे रोटेट करेगा, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे इस तरीके से। क्लियर हुआ। तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तीन तरीके की होती है, ट्रांजिशनल, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको बोर एटॉमिक मॉडल याद हो तो ये हो गया आपका एटम, ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या डेवलप करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। प्लस कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो बोलते हैं। और उसके बाद आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो O2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के दो एटम हैं, इन दोनों एटम को बांध के रखने की जो एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी।
क्योंकि अगर हम इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी भी एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी भी एनर्जी होती है, उन एनर्जीज को ऐड ऑन करने के बाद हमें क्या मिलती है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है। और अभी यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें क्या, किसी को भी पता नहीं है। ठीक है। उन एनर्जीज के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि क्वांटम फील्ड में इतनी सारी एनर्जी है जिसके बारे में अभी डिस्कवरी ही नहीं हुई है। क्लियर हुआ? तो इंटरनल एनर्जी बहुत सारी हैं जिसके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। सो क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि जब इंटरनल एनर्जी इतनी सारी हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो देखते हैं। तो पहली चीज़ ये आती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके मॉलिक्यूल्स की कितनी एनर्जी को ऐड ऑन करोगे, जिसमें से कुछ एनर्जीज की अभी डिस्कवरी ही नहीं हुई है, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेट करना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर हो गया? समझ में आया? उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहला आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हो। कैसे? आपके पास ये बैग है, ठीक है, और आपके पास ये दूसरा बैग है। ये पहला बैग हो गया, ये दूसरा बैग हो गया। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आप देखो ये जो बैग है ये छोटा है और ये वाला बैग बड़ा है, तो मैं अगर आपसे पूछूं किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास गैस मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो इसके पास गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। क्लियर हो गया? कैसे? ये भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे P वर्सेस V का ग्राफ है। ये हो गया आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये हो गया आपका पाथ 1, ये हो गया आपका दूसरा पाथ। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट पाथ के लिए डेल्टा U1 की वैल्यू क्या होगी और सेकेंड पाथ के लिए डेल्टा U2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा U1 इक्वल्स टू डेल्टा U2। रीज़न है क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि दोनों का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या है? वो सेम है। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। अगर दोनों के पाथ का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो दोनों का चेंज भी क्या आएगा? सेम ही तो आएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है लास्ट में मैंने लिखा है इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इक्वल्स टू 0। कैसे? अगर मैं इस ग्राफ को कंसिडर करूँ प्रेशर वर्सेस V, आप लोग A से B गए, B से C, C से D और D से A, ये A to B, C and D। ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। क्योंकि हम लोगों ने A से चलना शुरू किया तो पहले हम लोग A से B पे गए, फिर B से C पे गए, फिर C से D पे गए, फिर D से A पे गए, और कहाँ पर आके रुक गए? A पर तो आके रुक गए। तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है
और जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। यस और नो, समझ में आया। तो किसी भी पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में, तो इंटरनल एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर बात करती हूँ आइडियल गैसेस की, अगर मैं बात कर रही हूँ आइडियल गैसेस की, तो आइडियल गैसेस के केस में डेल्टा यू का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, और डेल्टा यू का डेफिनेट फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा टी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। आइडियल गैसेस के केस में डेल्टा यू का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है एंड दैट इज NCV डेल्टा टी। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आइडियल गैसेस के केस में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो du इक्वल्स टू NCV dt। क्लियर है। और CV जो है वो 99% टाइम ऑलरेडी डिफाइन है, दैट इज CV इक्वल्स टू F/2 इंटू R, F/2 इंटू R। और F क्या होता है, F होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। F की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है, 3 के इक्वल। कंडीशन ये है कि मोनो एटॉमिक गैस होनी चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस इन द सेंस हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्लियर है। F की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 5 के। कंडीशन क्या है, डाई एटॉमिक गैस होनी चाहिए जैसे कि O2, N2। F की जो वैल्यू है वो 6 होती है। कंडीशन क्या है, पॉली एटॉमिक गैस होनी चाहिए लाइक O3, SO2, SO3 एसेट्रा। क्लियर हो गया। सो अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि यहाँ पर R क्या है, तो R की हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, R की हम लोग एनर्जी वाली वैल्यूज लेंगे, जिसमें पहला है आपका R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल कैल्विन, दूसरा 2 कैलोरी पर मोल कैल्विन। तो R की इन दोनों वैल्यूज को कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज इन केस ऑफ एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। आइडियल गैसेस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।